अब क्लास में खेंका रो कर रहा हूं मैं। हूँ आवड़िया ने चलिए। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल, मजे में हो? चलिए तो अखियां नु रेण दे। हाँ भाई, तो प्यारे भाइयों और भौजाइयों, भौजाइयों मतलब भाभी, तो इधर देखो सब, तो इधर देखो। नए साल का सभी को राम राम, प्रणाम सबको। है मैं जेठ जी हूँ भाई। चलिए खैर, सामाजिक धार्मिक कारणों की बात कर रहे थे। एक तो 1813 का चार्टर एक्ट, कौन सा 1813 का चार्टर एक्ट, रिचपाल मन में तो घनी चीज हमारे पार भी पड़ जे, पटकनी कौन सा हूं, भाव गहरे हैं। तो इधर देखो, बात भाई है रे, कभी कहना चाहता है कि हुआणिया पर हाथ नहीं उठावनो, है ना। रिचपाल जी हुआवणु को नहीं, रिचपाल जी तो हुआवणु है। अब हुआवणु मन नहीं लागे, हुआवणु कोई और नहीं लागे। इन वास्ते कई बार तने तन हाल ध्यान को नहीं, तन कई लोग मुड़ मुड़ देखे, क्लास में बैठा बैठा होला से गया देखे कहीं करे। इस बार नौकरी खतरे में है भैया। चलिए, कि जे मेरा जानती प्रीत करे दुख होए, जे मेरा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढंडोरा पीटती भाई प्रीत करे ना कोई। और कनिष्का की तरफ से मनोज पटेल को हैप्पी न्यू ईयर। सर आप ऐसे कलरफुल कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि मैं अंदर से कलरफुल हूं, तो बाहर दिखाने की जरूरत है। हाँ चलिए, तो इधर देखो, इधर हंस लिए, टॉपिक पे आ जाओ, ज्यादा देर ही नहीं करना, है ना, अच्छा नहीं लगे। तो एक तो वेलूर विद्रोह, कौन सा विद्रोह? वेलूर विद्रोह कब हुआ बेटा? 1806 में। और मैंने कहा कि 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह। कैसा बेटा? इसके अलावा ध्यान रखना 1824 बैरकपुर छावनी का विद्रोह। कौन सा? एक व्यक्ति है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड एम हर्स्ट। इस लॉर्ड एम हर्स्ट ने बैरकपुर का है पश्चिम बंगाल, बैरकपुर के सैनिकों को आदेश दिया कि आपको समुद्र पार करके आपको बाल सेवा देने के लिए जाना पड़ेगा। मुकड़ी
समुद्र पार करके बाहर सेवा देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को लेकर के विद्रोह कर दिया किसने? किसने? बैरकपुर की छावनी के सैनिकों ने। किसने? क्योंकि भाई समुद्र हमारे लिए क्या था? पूजनीय था। क्या था बताओ? पूजनीय। 1842 फैजपुर विद्रोह। कौन सा बताओ? फैजपुर पंजाब। वहां के भी सैनिकों ने कुछ सैनिकों की अव्यवस्थाओं को लेकर के, वेतन को लेकर के बहुत सारी चीजें थी, तो उनको लेकर के क्या किया था बेटा? विद्रोह। तो 1857 की क्रांति से पूर्व बहुत सारे सैनिक विद्रोह भी हुए थे। क्या थे? सैनिक विद्रोह। खैर, तो ध्यान रखना, वेलूर विद्रोह ये धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि टोपी पहनाई जा रही है। क्या पहनाई जा रही है? और टोपी पहनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए, तो आगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक बात कही, मैंने कहा 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, उन्होंने राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर के, ध्यान रखना, सती प्रथा पर, किस बेटा? सती प्रथा पर। किस पर? सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक। सती प्रथा पर क्या लगाई गई? रोक। सती प्रथा पर क्या लगाई गई बेटा? रोक। और इसके लिए ध्यान रखना, एक्ट पारित किया गया 17। ये मैंने आपको बताई थी बात। मैंने कहा कि एक्ट 17 में सती प्रथा को खतरा हुआ। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो व्यक्ति है जिन्होंने दक्षिण भारत में, देखिए अमानवीयता की किस प्रकार की हदें हैं, रूढ़ियों के नाम पर किस प्रकार के ये निरक्षर भारतीय लोग, अनपढ़ भारतीय लोग निर्ममता की किन किन हदों को पार कर देते हैं। दक्षिण भारत में कन्यावध प्रचलित था। क्या था बेटा? यदि दक्षिण भारत के किसी क्षत्रिय राजवंश में कन्या का जन्म हो जाता, मतलब माता जैसे शिशु को जन्म देने वाले होती थी, तो एक खोलता हुआ पानी का कड़ा तैयार रखा जाता था। यदि पुत्र पैदा होता तो उसी पानी में और ठंडा पानी मिला करके उसको नहलाने धुलाने का काम कर दिया जाता था, थाली बजा ली जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से यदि किसी बच्ची का जन्म हो गया, दुर्भाग्य से किसी बच्ची का जन्म हो गया, तो उस बच्ची को उस खोलते हुए कढ़ाई में डाल करके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता था। वो कैसे माता पिता थे जिनकी शायद रूह नहीं कांपती थी। तो कन्यावध के ऊपर भी रोक लगाई किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। राजस्थान के क्षेत्र विशेष में आप लोग जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, 1857 की क्रांति पढ़ोगे, तब आप उसमें एक सामाजिक धार्मिक कारणों में एक चीज पढ़ोगे, डाकण प्रथा। किसी एक महिला की यदि किसी दूसरी महिला से नहीं बन रही है अच्छी, कहते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, कहते हैं कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बराबरी करना चाहती है। तो यदि एक महिला के किसी अन्य महिला के साथ में नहीं बन रही है, तो वो महिला अपनी साथियों के साथ, अपनी और कुछ कुटिल महिलाओं के साथ में मिलकर के उस महिला को डाकण घोषित करवा देती थी। अरे भाई, ये तो डाकण है। ये तो अब क्या है कि पहले के जमाने में गांव छोटे छोटे होते थे, बहुत ज्यादा कुछ आबादियां होती नहीं थी, और चिकित्सकीय अभाव था। तो जब बच्चा पैदा होता था तो वो क्या नीला पड़ जाता था, उसको मतलब पीलिया हो जाता था, जॉन्डिस हो जाता था, या फिर कुछ और, है ना। तो जो है वो नीला पड़ के वो मर जाता था बच्चा कई बार, चिकित्सकीय अभाव है। और 90.99% बच्चों को जॉन्डिस तो होता ही होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस होता ही होता है। ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है ये। आज भी होता है, पहले भी होता था। तो और ज्वर, मलेरिया टाइप का, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां थी। अब वो चिकित्सकीय अभाव में वो बच्चा मर जाता था, तो वही महिलाएं फैलाती थी, वो डॉक्टर खा गई, अरे काट लिया छोरे को।
तो इस प्रकार से उसको जबरन उस महिला को डाकण घोषित करवा करके पूरे गांव में भरे चौक पर उसको नग्न करके और पत्थर मार मार करके उसे की हत्या करवा दी जाती थी। ये कैसा रूढ़िवादी भारतीय समाज था। यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति है तो उसकी बलि दे दी जाती थी, नर बलि। क्या चीज है? लॉर्ड एलेन बेरो, बलि से बेरो, ध्यान रखना, बलि बेरो, बलि बेरो, लॉर्ड एलेन बेरो ने, ध्यान रखना, इस नर बलि को बंद करवाया। कोई निम्न वर्ण में जन्मा व्यक्ति है तो भाई साहब कोई महल बन रहा है, कोई दुर्ग बन रहा है, कोई किला बन रहा है, या कुछ और गांव में कोई बीमारी फैल गई तो साहब माता जी को बलि चढ़ा दोगे, तो उसके जबरन क्या चढ़ा दी जाती थी? बलि चढ़ा दी जाती थी। ये रूढ़िवादी भारतीय अमानवीयता की हदों को पार कर देते थे। आप जिस स्थान पर बैठे हो इसका भी एक यहां पर उदाहरण है। यहीं पर स्थित एक दुर्ग में, आगे मुझे कुछ बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो नर बलि, क्या चीज बेटा? नर बलि के ऊपर रोक लगवाई किसने? लॉर्ड एलेन बेरो ने। किसने लगवाई? लॉर्ड। लेकिन तथाकथित तात्कालिक भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जिन्होंने इन समस्त व्यवस्थाओं की क्या की? भर्त्सना की, निंदा की और इसका विरोध किया कि साहब ये हमारी सामाजिकता है, हमारे ये धार्मिकता है और इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। सती प्रथा वाली कहानी मैंने आपको समझाई थी। तो लोगों ने इस चीज का भी क्या किया? विरोध किया। तो ये भी एक समाज में समाज के कुछ लोगों में विद्रोह का कारण था। ये समझे बात को? 1856 में समझा चुका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बताया था ना बेटा? तो ध्यान रखना, नर बलि, क्या चीज बेटा जी? नर बलि के ऊपर रोक, नर बलि पर रोक लगवाई गई किसके द्वारा? लॉर्ड एलेन बेरो के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लॉर्ड एलेन बेरो, एलेन बेरो के द्वारा। और वहीं भारतीय विधवा बहनों को, भारतीय विधवा बहनों को ध्यान रखना, 1856 में उन विधवा बहनों के लिए ईश्वर खुद आए, ईश्वर खुद आए। 1856 में कैनिंग के काल में, किसके काल में बताओ? कैनिंग के काल में हिंदू, क्या चीज बेटा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और ये किसके द्वारा करवाया गया बेटा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र। तब विधवा से विवाह करे कौन? विधवा से विवाह करे कौन? तो साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि सबसे पहला विवाह मेरा पुत्र खुद करेगा। तो भारत का प्रथम हिंदू विधवा पुनर्विवाह बंगाल में, कहा बेटा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पुत्र के द्वारा किया गया था। आगे बात समझ के लिए? तो लोगों ने इन चीजों का भी क्या किया? विरोध किया। सामाजिकता के नाम पर और धार्मिकता के नाम पर इन समस्त चीजों का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? अब ये बातें बुरी थी या अच्छी थी? ये बातें तो क्या थी? अच्छी थी, लेकिन फिर भी इससे भी ध्यान रखना, विद्रोह और ज्यादा भड़का था। ठीक है, आई बात समझ के लिए? तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको लिखाता हूं और फिर लास्ट में सामाजिक धार्मिक कारण हो गया, और अब बचेगा अपने सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। सैनिक और, आज ये अपन टॉपिक क्या कर देंगे बेटा? पूरा। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण इसमें लिखिएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक और धार्मिक कारण लिखना बेटा, हेडिंग लगाना है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तात्कालिक भारतीय समाज की कई रूढ़ियों, तात्कालिक भारतीय समाज की कई रूढ़ियों को समाप्त
को समाप्त करने या रोकने का प्रयास किया, परंतु रूढ़िवादी भारतीयों ने इसका भी विरोध किया, अच्छा, एक दर्शन का प्रश्न पूछ लूं क्या? किस ग्रंथ में नर बलि और नर भक्षण की निंदा की गई है? किस ग्रंथ में? दर्शन का प्रश्न है। नर बलि और नर भक्षण की निंदा की गई है। चलो, नंबर 1 वेद, नंबर 2 उपनिषद, नंबर 3 भगवत पुराण, नंबर 4 भगवत गीता। अभी आएगा ना मजा, भीड़ू फंस गए। श्रीमद् भगवत गीता। क्या बेटा? श्रीमद् भगवत गीता में नर बलि और नर भक्षण की क्या की गई है बेटा? निंदा। शानदार प्रश्न था ना? तो आगे लिखिए। 1813 के चार्टर अधिनियम में 1813 के चार्टर अधिनियम में पहली बार भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। अठारह सौ 27 ईस्वी तक भारत में जबरन ईसाई बनाए जाने लगे। जबरन ईसाई बनाए जाने लगे। जबरन ईसाई बनाए जाने लगे। इंपोर्टेंट करना, 1850 में लॉर्ड डलहौजी के काल में 1850 में लॉर्ड डलहौजी के काल में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले
भारतीय को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट, डलहौजी के काल में लेफ्टिनेंट जनरल पादरी का पद, लेफ्टिनेंट जनरल पादरी का पद भी सृजित किया जाने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल पादरी का पद भी सृजित किया जाने लगा। ईसाई बनाने हेतु उस भारतीय वर्ग को टारगेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लक्षित किया जाता था। उस भारतीय वर्ग को लक्षित किया जाता था जो किसी ना किसी रूप से कमजोर हो, किसी ना किसी रूप से कमजोर हो। ठीक है बाबू। आरडी मेगलस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि, आरडी मेगलस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसा देश हमें शासन करने हेतु प्राप्त हुआ है। शासन करने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक ईसाई धर्म की पताका ईसाई धर्म की पताका हम लहरा देंगे। ईसाई धर्म की पताका हम लहरा देंगे।
एक छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए बेटा, वेलूर विद्रोह, वेलूर विद्रोह। इसमें लिखिएगा इंपोर्टेंट करना, वेलूर विद्रोह 1806, वेलूर विद्रोह 1806। लिख लिया? पहली लाइन इंपोर्टेंट कर लीजिए। 1857 की क्रांति से पूर्व 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह था। प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह था। इसी में एक सब पॉइंट लिखिए, क्यों? और इसमें लिखें नवंबर 1905 में, नवंबर 1905 में, सॉरी 1805, सॉरी नवंबर 1805 में, नवंबर 1805 में सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम पारित किया गया। सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम पारित किया गया। सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय हिंदू सैनिकों को जातीय तिलक लगाने, जातीय तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र पहनने, जातीय तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम सैनिकों के दाढ़ी रखने पर, दाढ़ी जाने कहीं में गए, मुस्लिम सैनिकों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। मद्रास रेजिमेंट के अधिकारी जॉन क्रेडेक ने, मद्रास रेजिमेंट के अधिकारी जॉन क्रेडेक ने एक आदेश पारित कर
जॉन क्रेडिक ने एक आदेश पारित कर भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने का आदेश दिया। भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने का आदेश दिया, जो कि वास्तव में ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों के द्वारा पहनी जाती थी। वेलूर छावनी के सैनिकों ने 10 जुलाई 1806 को वेलूर छावनी के सैनिकों ने 10 जुलाई 1806 को विद्रोह कर दिया। और लगभग 200 अंग्रेजों को काट डाला। अंग्रेजों को काट डाला। ब्रिटिश सरकार ने अरकाटा सामने लिखा हुआ है बर्मा, अरकाटा के घुड़सवार सैनिकों की सहायता से वेलूर विद्रोह का दमन करवाया। वेलूर विद्रोह का दमन करवाया। ठीक है, नंबर 2 बिंदु लगाइएगा। एक ये जो अभी लिखवाया है वो था, है ना? ठीक है, एक परसों लिखवायो मैं थे अता होशियार पहली आ कटार कोई एक्स्ट्रा कोर्स करियो। पहला बिंदु था वो 1813 से जहां से अपन ने शुरू किया था ना, वो दूसरा बिंदु अब लिखवा रहा है ना। 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने
राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर एक्ट 17 सामने लिखा हुआ है, देखो 10 और 5 15 और 2 17। एक्ट 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगवाई। सती प्रथा पर रोक लगवाई। 1830 बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगवाई। ठीक है, इतना लिख लिया। 1830 में संपूर्ण बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। रूढ़िवादी भारतीयों ने है, फास्ट लिख पा रहा हूं कहीं रिचपाल जी कतो होले कितो करूं। रिचपाल जी कहीं एग्जैक्ट स्पीड को ठहरा के, क्योंकि ऐसा अनुभव होगा ना तो ये बता दे कि अति कम करो अति बढ़ाओ। हाँ, तो रूढ़िवादी भारतीयों ने सती प्रथा निषेध का विरोध किया। सती प्रथा निषेध का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही दक्षिण भारत में प्रचलित क्वेश्चन लिखिए क्षत्रिय वर्ण कन्या वध पर रोक लगवाई। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, बेंटिंक प्रथम व्यक्ति थे करो पाप खाओ धाप। बेंटिंक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1833 में बेटून दे हमारे कहीं है, जिन्होंने 1833 में अब किया तो यार बेन बाटिया ने मारिया तो किया पार पड़े भाई, है ना। कल को बेचारा जीव पावणो एकलो जी, वाह वाह, हालांकि बे अभी भी एकला ही है, पर यहाँ था वस एक मारे भी की है ना। पर 1837 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1833 ईस्वी में नर बलि पर रोक लगाने हेतु
रोक लगाने हेतु एक्ट पारित करवाया, एक्ट पारित करवाया, परंतु नरबलि पर पूर्णतः रोक, नरबलि पर पूर्णतः रोक लॉर्ड एलेन बेरो के द्वारा, लॉर्ड एलेन बेरो के द्वारा लगवाई गई। ठीक है। 1843 ईस्वी में 1843 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर भी रोक लगवा दी गई। हाँ, क्या करूं, मजबूरियां घनी है रे। अब वही वाली बात, एक बेच और है, एक क्या 3-4 बेच है, तो उनको भी भाई मेरी मजबूरी है यार, करूं क्या, मैं अकेला व्यक्ति हूं, है ना। नहीं, आप लोगों के साथ में नहीं बिठाऊंगा। अब देखो क्या है ना कि ऐसा नहीं, मास्टर तो 6-7 है हिस्ट्री का, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। तो लेकिन पढ़े तब हुई है ना, तो नहीं पढ़ना समस्या, हाँ तो वही हो रहा। हाँ तो बैठेंगे उस साथ, है ना, यहाँ नहीं बैठेंगे, वो RS और SI के बेच है, वो मिक्स करेंगे। चलो खैर, दास प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। एक शब्द लिखा देखो, मेरिया, मोरिया तो बोलिया करे, मेरिया क्या था बताओ, नोट्स देख ले। मोर बोलिया वो मलजी आबू रहा पाड़ा में, ओ मलजी थका मोर बोलिया वो सूर्या किया रे
निर्मल जी। हाँ, पेपर कैसा हुआ? कितने सही? 150 सही? पक्का कंफर्म? 150 से ऊपर है या नीचे है ये बता। देख, यदि 150 से ऊपर है तो सिलेक्शन होने के चांस है, नहीं है? नहीं होगा। मतलब 160 से 70, हाँ 70 तो बिल्कुल सेफ है ना, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, है ना। जीके वाला पेपर भी बहुत हार्ड था, है ना। आसान पेपर नहीं था वो तो तुम्हारे पढ़ाए हुए आगे बेटा, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा होगा। बाकी लोगों से पूछो उनकी क्या हालत हुई। पॉलिटी आई नहीं कुछ, खैर। तो मेरी या क्या है ये देखो, ये वो शब्द है जो आपको मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी किताबें जाकर के ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। नर बलि देने वाले व्यक्ति को मेरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नर बलि देने वाले व्यक्ति को, जो कि सामान्यतः या तो बहुत बड़ा अपराधी होता था, क्या होता था, या कोई ऐसा पिता जिसने अपने पुत्र को नर बलि के लिए दान कर दिया हो। अब ये नर बलि होती किसके सामने था? मां काली के सामने। पता है ना तुम्हें? ये तो पता है, नर बलि मां काली के सामने होती थी। समझे बात को? तो ध्यान रखना, नर बलि देने वाला व्यक्ति जो है वो मेरिया कहलाता था। क्या कहलाता था? मेरिया। नोट लगा लिखो कि नर बलि देने वाला व्यक्ति, नर बलि देने वाला व्यक्ति मेरिया कहलाता था। नर बलि देने वाला व्यक्ति मेरिया कहलाता था। नर बलि देने वाला व्यक्ति मेरिया कहलाता था। ओके बाबू, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें लिखिएगा। तात्कालिक भारतीय हिंदू समाज में तात्कालिक भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं को, हिंदू समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, परंतु चलो जो बात है वही लिखवा देता हूं या वास्तविकता बताऊं। डलहौजी के समय पहली बार एक्ट लाया गया, कैनिंग के समय जुलाई 1856 में लागू हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है तुम पढ़ोगे नहीं और कहीं, है ना, लेकिन फिर भी कुछ डेढ़ होशियार होते हैं, है ना, तो वो पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, है ना। कैनिंग पारित किसके समय हुआ? ठीक है, तो क्या लिखा बेटा? परंतु लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1800 जुलाई 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में जुलाई 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। जिसके चलते भारतीय हिंदू महिलाओं को एक बार फिर से जीवन जीने का अधिकार मिला। परंतु रूढ़िवादी भारतीयों ने इसका भी विरोध किया। प्रथम विधवा विवाह बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पुत्र ने किया था। की तो थे ही करोला पचे हगलो काम मैं ही कर दे थाने पुत्र को नाम तो थे ही होद लियो है? हर चीज मारे ऊपर आश्रित रहे थे। काल था को छोरा ब्याह हुई हेडिंग लगाओ। मैं सोच रहा था कि पूछा क्यों नहीं किसी ने। देखो एक अधिनियम पारित हो रहा, कौन सा? चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम। कौन सा? चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम। कब बताओ? 1854 में। कब? 1854 में। क्या कहानी थी? तो कहानी ये थी कि साहब इसमें प्राइमरी शिक्षा से लेकर के कॉलेज एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक की क्या की गई बात, क्या की गई थी बात। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत आता है ये प्रश्न। हाँ ये सेम देख लो, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूं, पेपर उठा के देख लो। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आता प्रश्न। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम को। लिखो, इंपोर्टेंट कर लेना, नोट लगा लो। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम को, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसमें पहली बार बलिए मिराज गई हार बलिए, जिसमें पहली बार प्राथमिक से लेकर के कॉलेज स्तर तक की जी थार मन क्या लगे पावना बिना। अच्छा बे पावना को नहीं, हे राम लो के बे पावना को नहीं है,
फिर तू यही फेरा देवे भी रिटेल क्लास के। कॉलेज स्तर तक के शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कॉलेज स्तर तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। मेघालय तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मेघालय पढ़ लिया ना बेटा, मेघालय आयोग 1835, उसमें पहली बार भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की क्या की गई थी बात, और मेघालय भारत में प्रथम विधि सदस्य था। अरे कैसे नहीं पढ़ा पॉलिटिकल, उसके बिना पूरा ही नहीं हो सकता। डपोलों की बात करते हो। पॉलिटिकल हो गई तुम्हारी पूरी, चल रहा है ना, हो गई। विधि सदस्य कैसे नहीं पढ़ा है, हो नहीं सकता बेटा ऐसा कि है। नोट लगाओ, नोट लगाओ फटाफट। 1835 में 1835 में लॉर्ड मेकाले, 1835 में लॉर्ड मेकाले क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में प्रथम विधि सदस्य। अठारह सौ 35 में लॉर्ड मेकाले, कोष्टक लिखिएगा, भारत में प्रथम विधि सदस्य। कोष्टक बंद कर लो, पर पहाड़ कटे रहे वो कहीं गजब कोष्टक बंद कराओ तो भाई। भारत में प्रथम विधि सदस्य, ये प्रश्न आता है भारत का प्रथम विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मेकाले। एग्जैक्ट छपता है ये लाइन, ठीक है। की अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी के माध्यम से, मुकड़ी अंग्रेजी के माध्यम से, भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। हिंदी में शिक्षण में दिया, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, मतलब हिंदी की शिक्षण विधियां खत्म है। ठीक है, बस खुश। हिंदी वाली शिक्षण विद्या सब जानो बेटा थे, और 2 GB डेटा जो है नहीं, वो हिंदी की शिक्षण विद्या देख देख कर खत्म हुआ था। इधर आओ। हाँ 5G में देखो है ना, बिना बफरिंग के। देखो सैनिकरण भी मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। एक तो वेतन की असमानता थी, पदोन्नति लिखवा चुका मैं, वो वापस लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैंने आपको एक बात कही थी कि 1854 में डलहौजी के समय डाकघर अधिनियम पारित किया गया। कौन सा बेटा? डाकघर अधिनियम। कौन सा? और इस डाकघर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवाओं पर क्या लगा दी गई? रोक। 1856
1856 में कैनिंग के समय, किसके समय? कैनिंग के समय सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, क्या चीज बेटा जी? सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय नए रंग रूटों को, नए रंग रूटों को, किसको बेटा? नए रंग रूटों को ध्यान रखना, समुद्र पार करके, समुद्र पार करके ध्यान रखना, बर्मा में सेवा देना क्या कर दिया? अनिवार्य। क्योंकि इससे पूर्व मौखिक रूप से भेजा जाता था, उसमें भी ध्यान रखना। मैंने कहा कि 1824, अब बताया था ना, 1824 बैरकपुर की छावनी, कौन सा बताओ? बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पार करके सेवा देने से इनकार करते हुए क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। आदेश जारी किया था किसने बेटा? लॉर्ड एम हर्स्ट ने। किसने बताओ? एम हर्स्ट ने। ठीक है। और मैंने कहा कि 1842 में फिरोजपुर, कहा बेटा? फिरोजपुर के सैनिकों ने भी क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, फटाफट से हेडिंग लगाओ, सैनिक कारण। और इसमें लिखिएगा ये क्या होता है? एक होता है नेटिव इन्फेंट्री, एक होता है कैवलरी। क्या होता है? वाई दिस कोलावेरी डोम, ओ 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 ओ, नहीं, वाई दिस कोलावेरी डी, तो ये कोलावेरी डी है नहीं? शाबाश। तो लिखो सैनिका, सैनिका हेडिंग लगाओ फटाफट। और इसमें लिखना शुरू करो कि भारतीय सैनिक वेतन व पदोन्नति, वेतन व पदोन्नति, पदोन्नति हो, मात्रा लगेली थे आखी। हाँ, भारतीय सैनिक वेतन व पदोन्नति, पदोन्नति में असमानताओं को लेकर, मैं असमानताओं को लेकर परेशान थे, परेशान थे। (1854) में इंपोर्टेंट करना, 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर अधिनियम पारित करवाया। डाकघर अधिनियम पारित करवाया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों की निशुल्क डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई। भारतीय सैनिकों की निशुल्क डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों की निशुल्क डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट लिखना, 1856 ईस्वी में, इंपोर्टेंट कर लेना इसको भी, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया गया। (1856) में लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया गया।
जिसके चलते नए रंग रूटों को समुद्र पार, 7 समुद्र पार तेरे पीछे पीछे आ गई। समुद्र पार कर बर्मा में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। शाबाश मुखी। सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी टीचिंग मेथड की क्या हिस्ट्री है सर? हिस्ट्री क्या बेटा? वो टीचिंग मेथड है। शिक्षण विधियां है, हिस्ट्री का है। तो सैनिकों में विद्रोह की भावना फूटी। ठीक है, ओके बाबू। छोटा सा एक सब हेडिंग लगाओ। इसी में हेडिंग क्या कहलाता है? सब हेडिंग। वाह वाह। 1857 की क्रांति से पूर्व हुए सैनिक विद्रोह। छोटा सा सब हेडिंग लगाना है। 1857 की क्रांति से पूर्व हुए सैनिक विद्रोह। नंबर 1, 1857 की क्रांति से पूर्व हुए सैनिक विद्रोह। नंबर एक कई लोग सोचता ओ डपोल मास राचो है, करें की करे हैं? होचो मारे की को फर्क पड़े नहीं। हाँ? भाभी जी कैसे झेलती है? आगे लिखो। नंबर एक 1824 में टाबर है, माफ करो। 1824 में बैरकपुर की 47वीं 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने 47 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र पार कर बर्मा में सेवा देने से इनकार कर दिया। बर्मा में सेवा देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। लॉर्ड एम हर्स्ट ने उन्हें, सामने लिखा हुआ है,
लॉर्ड एम हर्स्ट ने उन्हें समुद्र पार सेवा देने का आदेश दिया था। लॉर्ड एम हर्स्ट ने उन्हें समुद्र पार सेवा देने का आदेश दिया था। नेक्स्ट नंबर 2, 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में फिरोजपुर कहाँ रे? पंजाब। फिरोजपुर पंजाब में, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। फिरोजपुर का लिखो पंजाब की 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। फिरोजपुर को असम लिखना बेटा। पंजाब की 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। नेक्स्ट नंबर 3, 1849 में 1849 में बंगाल में 7वीं कैवेलरी, घुड़सवार सेना होती है, कैवेलरी कहलाती है। नेटिव इन्फेंट्री पैदल सैनिक होते हैं। बंगाल की 7वीं कैवेलरी सामने लिखा हुआ घोड़े में बैरकपुर के ऊपर, तथा 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट ने भी 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये सैनिक कारण पूरे हो गए। चुपचाप 2 मिनट कोई आवाज नहीं करेगा और इसका रिवीजन करिए, शांत रह करके। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, चुपचाप बैठे रहोगे। हेडिंग लगाओ आगे। मैंने कहा चुपचाप रहना है। उठ टिंटवड़िया में जाए कहीं लेने की है? एक जगह टिकी से नहीं था रू, क्यों है? सर दुख रहा है, बचीड़ खा 2-4 है? नहीं, बहन बेटियों पे हाथ नहीं उठाते, पाप।
हमें दिल ढूंढता है। आवाज नहीं। 1857 की क्रांति का एक तरीके से देखें तो अपन अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तात्कालिक कारण। ठीक है, जहां से अपने वास्तव में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तात्कालिक कारण है ये। सिगरेट को नहीं, बिंडलबाज। रिचपाल जी, ओ टाबर बिगड़े। टाबरा को ध्यान तो रखे को नहीं है। तो तात्कालिक कारण है ये राइफल। कौन सी राइफल है? एनफील्ड। कौन सी बताओ? इससे पूर्व भारतीय सेना में एक राइफल चला करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? देखो लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में पढ़ लेना जो जो लिखा हुआ है। काकू कहते हैं सुनिए खावे। तो ये तुम्हें किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको चुपचाप मन मन में पढ़ लेना। अंग्रेजी की जो चीजें होती है वो मन मन में पढ़ने की, चुपचाप देखने की होती है। ठीक, तो इसको मन मन में पढ़ लेना। किस में बेटा? मन मन में पढ़ लियो। तो कहानी क्या है कि भारत में एक परंपरागत राइफल है छोटू, जिसका नाम है ब्राउन बेस। क्या है बताओ? इस ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर भारतीय सेना में एक नई राइफल एनफील्ड लागू करने की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। हाँ, इंग्लिश मीडियम बैठा है ना, वो पढ़ देगा। आम जी। और कहानी क्या थी? जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में इस राइफल को भारतीय सेना में लागू कर दिया गया। इस राइफल और उसके कारतूसों का निर्माण लंदन के वुलविच आर्सेनल कारखाने में होता था। क्या होता था? ठीक है, यहां होता था। समझ गए ना? ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि इस राइफल और इसमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूस का निर्माण, ये जो कारतूस, ये कारतूस पड़ा, इसका निर्माण, संतरा कहाँ है? संतरा थैले पर मिलेगा बेटा। अच्छा, सतारा कहाँ है? सतारा महाराष्ट्र में बेटा। तो कहाँ होता था बताओ? यही होता था, है ना? तो वहां होता था, फिर इधर होने लगा। इधर कहां हो रहा? 3 जगह हो रहा है। निर्माण, अरे लंदन में तो वहां होता था, और इधर मतलब भारत में, इधर मतलब
भारत में इस राइफल के प्रशिक्षण और उत्पादन के 3 केंद्र थे। मेरे कहने का मतलब ये था, भारत में इसके कितने केंद्र थे? अंबाला, शालकोट और दमदम। देखो कितनी पॉजिटिव बच्ची है, शाबाश बेटा। मैंने कहा 3 जगह यहां होता था, पता नहीं इनको 3 जगह कौन सी दिखी। तो अंबाला, शालकोट और दमदम, यहां भारत में 3 जगह होता था, और लंदन में वहां होता था, वहां का वुलविच आर्सेनल कारखाना, वुलविच आर्सेनल कारखाना। तो जनवरी, क्या बेटा, जनवरी 1856 में, जनवरी 1857 में, माफ करना, जनवरी 1857 में इस एनफील्ड राइफल को क्या कर दिया गया? लागू। ये कारतूस होता था, ये ऊपर धोला धोला दिख रहा है, इसको मुंह में लेना पड़ता था और फिर इसको दांतों से ऐसे काटना पड़ता था। ये जो ऊपर वाला ये जो भाग है, इसमें चमड़ी थी, किसकी? गाय और सुअर की। तो गाय और सुअर की चर्बी का क्या किया जाता था? प्रयोग, और इससे ये क्या बनता था बेटा? खोल। भारतीय सैनिकों को इसको मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था, फिर इसको राइफल को ऐसे ऊंधा किया जाता था। ये देख, ये है, इसको मुंह में लिया, फिर इसको क्या किया? उल्टा किया, फिर उल्टा करने के बाद डालते थे, और फिर पास में एक लोहे का छोटा सा सरिया होता था, उससे उसको जोर जोर से ठोकते थे ताकि वो ठेठ नीचे तक पहुंच जाए। समझ में आ गया? तो अब इसमें कहानी क्या है? इसमें कहानी ये है कि ये वाला जो लोहे वाला भाग है ना, ये ऊपर रहता था और इसके नीचे बारूद और ग्रीस लगा होता था। क्या लगा होता था भाई? चिकनाई के लिए ग्रीस का यूज करते थे। और फिर जैसे ही घोड़ा, क्या चीज बताओ? जैसे ये घोड़ा दबाते थे, अंदर आग लगती थी। अंदर क्या लगती थी? आग लगती थी। और जब आग लगती थी तो आगे वाला ये जो भाग है ना, ये प्रेशर से, ये गति का नियम है भाई। क्या बताओ? गति का नियम है इसमें, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, खतरनाक स्पीड से निकलता था और आगे जो सामने होता था उसके जय कहीं भी घुस जाता था, है ना? और अगले की क्या हो जाती थी? मृत्यु। ये इस तरीके से काम करता था। आ गई बात में? तो कहानी क्या हुई? मैंने कहा कि दमदम में, कहा बेटा? इस चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध पहली जो घटना हो रही है वो हो रही है दमदम में। कहां हो रही है बताओ? तुम पता लग गया ना कारतूस कैसे डाला जाता था, या वापस बताने की जरूरत नहीं? तो ध्यान देना, दमदम में क्या बताओ? भारतीय जो सैनिक थे ना, वो मैंने बता दी ये घटना आपको। भारतीय सैनिक, वो गड्डी वाली घटना याद आई? भारतीय सैनिक अपनी एक गड्डी रखते थे, बताया था ये के बात। लोटा रखते थे, क्या रखते थे? और अपने उस लोटे से ही वो क्या करते थे? पानी पीते थे, किसी दूसरे को उस लोटे को छूने नहीं देते थे। बता दी ये बात मैंने आपको। वो घटना कहानी याद आ गई ना? तो यहां दमदम में ये बात पहली बार फैली तो मैंने कहा कि साहब V.A. स्मिथ और जॉन विलियम के निर्देशन में इन कारतूसों की जांच के लिए कमेटी का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया, और जिसमें इस घटना को सही पाया गया कि साहब ये जो कारतूस है, इसके ऊपर जो ये खोल लगा हुआ है, इसमें गाय और सुअर की क्या है? चर्बी। गाय हिंदू के लिए हराम, सुअर मुसलमान के लिए हराम। तो भारतीय सैनिकों को लगा कि साहब ये हमारे धर्म के साथ क्या किया जा रहा है? खिलवाड़, हमें धर्म से भ्रष्ट किया जा रहा है।
मैंने एसएन सेन का कथन लिखाया था। मैंने कहा जो युद्ध धर्म की रक्षा के रूप में प्रारंभ हुआ, अंततः उसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। एसएन सेन का कथन लिखाया था ना बेटा। और मैंने आरसी मजूमदार के एक स्टेटमेंट भी बताया था आपको। मैंने कहा कि चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का कार्य किया। चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का कार्य किया, जिससे जो विस्फोट हुआ उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। तो केनिंग ने कहा कि 1857 की क्रांति के आए भयंकर तूफान में ब्रिटिश साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो जाता अगर इस तूफान के आगे सिंधिया और भोंसलों ने बांध का कार्य नहीं किया होता। तो 29 मार्च बैरकपुर की 34वीं एनआई रेजिमेंट और 34वीं एनआई रेजिमेंट के सामने 3 अधिकारी खड़े हैं। सार्जेंट मेजर ह्यूसन, लेफ्टिनेंट कर्नल बाग और एक जॉन बेनेट हियर से 3 अधिकारी हैं। 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ है और साहब उन्हें इस नई राइफल का क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहा पहले तो हम आपको सिखा रहे हैं कि इस राइफल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, फिर आपके पास में जो पुरानी राइफलें हैं उन राइफलों को हमारे पास में जमा करवाना है और नई राइफल लेनी है। लेकिन दमदम के यहां से ये निकली हुई खबर आग की तरह पहुंच गई है कहां, बैरकपुर में। और बैरकपुर में वो सामने जो खड़े हुए सैनिक हैं, उन अधिकारियों के हर सैनिक जानता है कि इस कारतूस में गाय और सुअर की क्या है, चर्बी है। इस 34वीं एनआई रेजिमेंट के 2 सैनिक मित्र हैं, सामने एक अधिकारी भी मित्र है उनका, जॉन बेनेट हियर से, जो कि मंगल पांडे के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। और जब मित्र मित्र के साथ विश्वासघात करता है तो अंदर चोट बड़ी गहरी लगती है। 29 मार्च का वो दिन 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने उन नई राइफल और कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। ईश्वरी पांडे साथ में सहयोगी है और दोनों ने अपनी बंदूकें उठाई, बाघ और हुसन दोनों को गोली मारी और भाई साहब हड़कंप मच गया। बेनेट हियर से भाग रहा था क्योंकि गोली तो एक ही लगती थी, 2 लोगों ने साथ में मारी, 2 तो टपक गए तुरंत। बाघ के बाघ और हुसन का फ्यूसन, हुसन का भागना शुरू हुआ। कौन, बेनेट हियर से। मंगल पांडे ने एक और डाला कारतूस और भागते हुए बेनेट हियर से पर गोली चलाई। हियर से, अब नोट हियर से, एक कान उड़ा ले गई। क्या ले गई? एक कान उड़ा ले गई। इस प्रकार से विद्रोह क्या हुआ बेटा, एक तरीके से प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति में प्रथम यह हिंसक घटना है, ठीक है। इन चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रथम हिंसक घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में हुआ। देखिए, मार्च 31 दिन का महीना है, मात्र 10 दिन के भीतर ही मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को ब्रिटिश लोगों ने क्या दे दी, फांसी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। तो यहीं से ये बात एक बार ठंडे बस्ते में गई, बड़ा विद्रोह था। अब 9 मई का दिन है, 9 मई का दिन है। भारतीय सैनिक मेरठ के बाजारों में घूम रहे हैं, मेरठ के बाजारों में घूम रहे हैं।
तो भारतीय महिलाएं मेरठ में घूमते हुए उन सैनिकों को देख करके उन पर हंसना शुरू करती है। क्या करना? हंसना शुरू करती है। रे दुष्टों, मर जाओ, निकम्मो, निर्लजो, नामर्दो, तुम पुरुष कहलाने के लायक नहीं हो। मर्द तो था कौन? मंगल पांडे। मर्द तो था कौन? ईश्वरी पांडे, जो अंग्रेजों को मार गया। तुम नामर्द हो, जो अभी भी उस गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का क्या करते हो? प्रयोग करते हो। मर जाओ, मुंह मत दिखाओ तुम, और ये तुम्हारा मुंह देखने के लायक भी नहीं है। भाई साहब, चोट दिल पे लगी, चोट दिल पे लगी थी। किसके? सैनिकों को। अगले ही दिन 10 मई को, कब बेटा? 10 मई को, ध्यान रखना, मेरठ की 20वीं एनआई, मेरठ की 20वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने मेरठ में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके साहब मेरठ की छावनी को लूटा और राइफल और कारतूसों के प्रयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा बुलंद करते हुए 11 तारीख को दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे? और 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया बेटा? अधिकार कर लिया। जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का विद्रोही नेता घोषित किया और कहा साहब सेनापति चुनिए। तो बहादुर शाह को क्या पता था? बहादुर शाह ने अपने शहजादे जवां बख्त को मिर्जा मुगल के नाम से, जिसका नाम जहीरुद्दीन है वास्ते में, मिर्जा मुगल के नाम से क्रांति का क्या नियुक्त कर दिया? सेनापति। अंग्रेजों ने हडसन और निकलसन के नेतृत्व में सेना भेजी। बाहर जोर जोर से बंदूकों की गरजने की और तोपों के फटने की क्या आ रही है? आवाज। और इधर कुछ और फटा जा रहा है। प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा ना, आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं। जवां वक्त आया, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास में आकर के कहा, अबूजान मैं क्या कह रही था? अल्लाह कसम खा के कह रही हूं भाई साहब, ये हमसे ये सहन नहीं हो रहा है, हमसे ये सहन नहीं हो रहा, मेरी टांगा धुस रही है, पता नहीं कुछ गीला गीला लग रहा, क्या लग रहा है पता नहीं। बहादुर शाह ने कहा रे मर जाता इससे बढ़िया, ला बंदूक मुझे दे। बहादुर साहब बड़े गजब के व्यक्तित्व हैं, बूढ़े शेर हैं। क्या है? बूढ़े शेर हैं और मां भारती से बहुत प्रेम करते हैं। तो भाई साहब मैडम ने रोक लिया। किसने रोक लिया? मैडम ने रोक लिया। तो साहब बहादुर शाह जफर द्वितीय, मिर्जा गालिब और ठोकी ने भोगनो बिखार दे बार। मिर्जा गालिब रूप रोइडे को फूल मैं बटला ने कौन कर दू, तो आगे बैठी बैठी इतना क्या जरूरी है? पागल लग रहा हूं मैं? हिंदी समझ में आती है क्या?
और ये चौथी से पांचवी बार है, तुझे क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है? माते फोड़ दूं वो ठीक रो। मूर्ख लगता हूं क्या? आगे लिखो, हेडिंग लगाओ तात्कालिक कारण। आवाज क्यों हो रही है? ज्यादा हराई उड़ी खिचड़ी ना दांतक लाग्या करे। तुम क्या, मैं सोचता हूं चलो मेरे छोटे भाई बहन है यार, हैं? शर्म तुम्हें है नहीं, लज्जा तुम्हें है नहीं, कोई कितना ही कहे तुम्हें फर्क पड़ता नहीं है। मेरे बाप का थोड़ी है परीक्षा, या मैं देने बैठूंगा? 1000 बार समझा दिया कि मैं जब बताता हूं, समझाता हूं, मेहनत करता हूं, ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ईमानदार हूं। इस ठीकरे को अंदर रख दिया करो। और इतना ही शौक है तो फिर बाहर कुर्सी लगवा देता हूं, जिस जिसको करना है वहां आराम से बैठ के कर लो ना। क्यों बैठे हो यहां पर? फीस दे करके मूर्ख बन रहे हो। और घरवाला कोई फोन करेगा नहीं, घरवाला कोई मैसेज करेगा नहीं, घरवालों को पता नहीं है तुम कोचिंग में हो। बर्बाद हो जाओगे, मंगतों की तरह फिरोगे। कई नौकरियां नहीं है, हलवा नहीं है नौकरी, और तुम राजस्थान सरकार की कोई जमाई नहीं हो और बेटियां नहीं हो जो तुम्हें डायरेक्ट अपॉइंट कर देंगे वहां पे। या तुम कोई मिस्टर इंडिया मिस इंडिया नहीं हो कि हाँ साहब तुम्हें दे देंगे, तुम तो बहुत गजब के लोग हो साहब, डायरेक्ट हम अपॉइंट कर दो इनको। लोग तरसते हैं एक एक नंबर लाने के लिए यार। मैं क्यों कर रहा हूं यार? मैं क्यों तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं? क्यों एक एक चीज बता रहा हूं? मुझे क्या जरूरत है मेरे यहां बताने की? पढ़ लो ना, तुम्हें कहीं किताब में मिलता है तो। समझ में नहीं आते भाव कि यार बंदा ईमानदारी से पढ़ा रहा है, हमारे लिए पढ़ा रहा है, तो हम कम से कम हम तो ईमानदार होकर के पढ़ ले। रोज रोज कहने की आवश्यकता पड़ती है? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा नमस्ते नहीं करोगे मुझे चलेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं, ईमानदारी से समझ लिया करो मुझे। और तुम बाकी कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, मोबाइल छेड़ता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब मैं मूर्ख हूं यार। पापो काट जाऊं ना ठा भी गुन पड़ेली, कहीं पढ़ाए और कहीं गुन पढ़ाए हो, कहां से कहां निकाल दिया मैंने। हवा भी नहीं लगने दूंगा कहां से मीटर काट दिया, और लगा लो तो गारंटी है मेरी। मैं क्यों दुख पाऊं यार? मैं क्यों 4 बैच इकट्ठे करके आराम से पढ़ाऊं मजे मजे से यार? मैं हर बैच में जाकर के 20-20 घंटे में पूरा कर दूंगा ना, मुझे क्या, मेरे थोड़ी जा रहा है कुछ। मैं क्यों लगा रहा हूं 12 घंटे 6 घंटे के टॉपिक में कि मेरा विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझे, कोई प्रश्न उसका बाहर नहीं जाए।
और पिछले 3 महीने में तुमने जितने भी पेपर दिए, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, कोई भी प्रश्न बाहर गया तो मुझे बता दे कि सुखदेव तूने ये पढ़ा यार, इससे बाहर चला गया, ये सिंगल बता दो तुम, शर्म ही नहीं आती। ठीक है यार, हंसी मजाक से पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चे हैं यार, हिस्ट्री जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कुछ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे एंजॉय करके तुम्हें हंसाते खेलते, ताकि मस्त रहोगे, खुश रहोगे। स्ट्रेस लेकर के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हंसते खेलते पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए खुद को मारता हूं अंदर को, अपने आप को पता नहीं कितनी बार। मैं वो मास्टर हूं जो दिल से पढ़ाता है, दिमाग से नहीं। तुम्हें यदि इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अब तक यदि नहीं समझे तुम तो ये मेरा दुर्भाग्य है फिर कि मुझे कहना पड़ रहा है। मैं वो मास्टर हूं जो दिल से पढ़ाता है, दिमाग से नहीं। मुझे क्या जरूरत थी मेघालय आयोग के बारे में बात करने की? पॉलिटी वाला पढ़ा के जाए ना यार, भाड़ में जाए, मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है क्या पढ़ाने का? लेकिन मुझे पता है प्रश्न आता है वहां से, प्रथम विधि आयोग विधि सदस्य पूछा जाता है, किसकी अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा पहली बार लागू की गई? ये प्रश्न आता। मुझे क्या जरूरत है वो डिस्पेज पढ़ाने की तुम्हें यार? मैं क्यों तुम्हें इतना आर्थिक नीतियां गहराई में पढ़ा रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं मेरा विद्यार्थी है, कल को रीट का एग्जाम देगा, वहां से प्रश्न आएगा, कर लेगा इसको। माथा खराब। लिखो, ब्राइटनेस कम कर ली और पिछले 2 घंटे में 10 बार देख लिया मैंने। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है ना? तुम्हें क्या लगता है ब्राइटनेस कम कर लोगे? अंधा हूं मैं? लिखिए, नवंबर 1856 में, सॉरी दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में भारतीय ब्रिटिश सेना में और मैं देखो ये भी मानता हूं कि भाई घर में कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, घर की कोई दिक्कत है तो चुपचाप 2 मिनट उठो, चले जाओ, बाहर जाकर के बात करके आ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 50, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर बैठे हो, मैं ये भी समझ सकता हूँ इमरजेंसी भी हो सकती है भाई, कोई भी हो सकता है ना? तुम बात करनी, चुपचाप उठो। मैं मना करता ही नहीं हूँ किसी को, जाते हैं कई लोग, मना करता हूँ क्या? जाकर के बात करके आ जाओ, 2 मिनट में काम खत्म। लगातार ही उसमें दिसंबर 1856 में भारतीय ब्रिटिश सेना में परंपरागत ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर, परंपरागत ब्राउन बेस नामक स्थान, ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एक नवीन एनफील्ड नामक राइफल लागू करने की बात कही गई। नवीन एनफील्ड नामक राइफल लागू करने की बात कही गई।
जिसे अंडरलाइन करना, इंपोर्टेंट करना। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि इस एनफील्ड राइफल का पहला प्रयोग किस अधिकारी के द्वारा किया गया था? चलो ये प्रश्न देता हूं तुम्हें ना, होमवर्क में आप इसको करके लाइएगा, ठीक है? कि इस एनफील्ड राइफल का पहला प्रयोग किस अधिकारी के द्वारा किया गया, ठीक है? चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, शायद संस्कृत शिक्षा विभाग में आया हुआ है, पुराने पेपर देखोगे तो शायद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? जिसे जनवरी 1857 में, जिसे जनवरी 1857 में भारतीय सेना में लागू कर दिया गया। जनवरी 1857 में भारतीय सेना में लागू कर दिया गया। जिसे जनवरी 1857 में भारतीय सेना में लागू कर दिया गया। इस राइफल वे इसमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों का, इस राइफल वे इसमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों का उत्पादन लंदन स्थित वुलविच, सामने लिखा हुआ बेटा सब, लंदन स्थित वुलविच आर्सेनल कारखाने में, लंदन स्थित वुलविच आर्सेनल कारखाने में होता था। जबकि, इंपोर्टेंट करना बेटा, जबकि भारत में इसके प्रशिक्षण व उत्पादन के, भारत में इसके प्रशिक्षण व उत्पादन के निम्न 3 केंद्र थे। निम्न 3 केंद्र थे। ये तीनों नाम लिख लोगे? अंबाला, सियालकोट और अंबाला पंजाब में, अंबाला पंजाब में नहीं क्या? अंबाला हरियाणा, हाँ सॉरी, अंबाला हरियाणा, सियालकोट पाकिस्तान, दमदम पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। अरे भाई साहब, राधे कृष्णा, ताली बजाओ भाई, जवाब आ गया। ताली तो बजा दो यार, शाबाश। राधे कृष्णा ने जवाब दिया है। तुम ढूंढना है, तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। अंबाला, सियालकोट वे दमदम थे। ठीक है, हो गया। हाँ, नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा कि दमदम पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में है बेटा। सॉरी बेटा, माफ कर देना यार, है ना, मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है, लेकिन मुझे क्या ना, मुझे ऐसा लगता है जब अति हो रही है तब गुस्सा आता है, नहीं तो मुझे गुस्सा बहुत रेयर आता है। 100 में से 99% में सोचता हूँ माफ कर दूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, शायद इस पीड़ा को आप तब समझेंगे तब आप खुद अपने विद्यार्थियों को पढ़ाओगे। बहुत बुरा लगता है सच में, है ना, हर्ट होता है इधर,
है ना। मैं मेरे एंड पे तुम्हें मां सरस्वती की कसम है 3 महीने में मेरे एंड पे कभी भी किसी भी प्रकार की कमी लगी क्या? तुम्हें माता पिता की कसम है किसी भी तरीके की कमी लगी कि ये एनर्जी से लेस होके पढ़ा रहा है, तुम्हें उछलते कूदते नाचते गाते पढ़ाता हूं यार, है। सुबह 7 बजे शुरू होता हूं बेटा, शाम को 8 बजे तक 10.5 घंटे पढ़ाता हूं। तुम जिस दिन 5 घंटे काम करके आओगे ना, उस दिन तुम कितने चिड़चिड़े हो जाओगे और कितना तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम मुझे फोन करके बताना, है ना। मैं किसी को हर्ट करता ही नहीं हूं, मैं मतलब बहुत प्रेम में रहने वाला व्यक्ति हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक ही चीज के लिए मैंने तुम्हें पहले दिन क्लास में घुसता हूं, पहले दिन ये बात कहता हूं, बाकी तुम कुछ भी करो मेरी वजह से, लेकिन मुझे एक चीज से पता नहीं इरिटेशन होता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। लिखो कि इन कारतूसों में गाय व सुअर की, इन कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी, गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इस बात की जांच हेतु, इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, इस बात की जांच हेतु V.A. स्मिथ V.A. स्मिथ व जॉन विलियम के, इस बात की जांच हेतु V.A. स्मिथ व जॉन विलियम के की अध्यक्षता में, जॉन विलियम के की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया तथा जांच में यह बात सही पाई गई कि, जांच में ये बात सही पाई गई कि कारतूस में चर्बी का प्रयोग था, कारतूस में चर्बी का प्रयोग था। ठीक है, तो बाकी की बात करेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।